Hello and welcome back to the channel everyone. So आज हम करने जा रहे हैं LUPGET की वो सीरीज जिसमें हम पूरी मैराथन करने वाले हैं पेपर नंबर 13B की. So I hope you all are ready, right? And इससे पहले हमने कितनी MCQs कर चुके हैं? हमने बहुत सारे MCQ कर लिए of course. And the bonus point is that we have also done PYQ videos, expected question videos, है ना? तो 1200 plus MCQs के साथ 1300 plus MCQs, right? हम कर चुके हैं. So if you have not yet watched the free LUPGET prep series, so go watch that out क्योंकि आपके एग्जाम का शेड्यूल भी आ चुका है जो कि मैंने अपलोड कर दिया है. होप यू हैव सीन द डेट शीट, राइट? सो यस, आपका मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम है 17 को. सो सारे बच्चे आई होप रेडी होंगे. ठीक है. सो यस, लेट्स बिगिन विथ आवर सिलेबस की पेपर 13B का सिलेबस क्या है. सो आज ये पेपर 13B करने के बाद आपके सारे इंपॉर्टेंट पेपर के मैराथन्स कंप्लीट हो जाने वाले हैं. इसके बाद हम 13A और 13C का भी ये देखेंगे कि इनकी डोमिनेंस भले कम रहती है. एंड पिछली बार की बात की जाए सो एक भी क्वेश्चन नहीं आया था. ओके, वेरी क्लियर आई वुड बी, एक भी क्वेश्चन नहीं आया था. बट दैट डजंट मीन्स कि हम बिल्कुल भी उसको पढ़ेंगे ही नहीं, है ना? क्योंकि हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, हम सारा ऑल राउंड प्रिपरेशन कर रहे हैं. कहीं से भी आप कुछ भी पूछ लीजिए, हम सब बता देंगे. ओके, सो इसलिए ऑफ कोर्स हमने इंपॉर्टेंट पोर्शन को पहले कर लिया है कंप्लीट, एंड दैट इज वेरी लिटिल. इसीलिए आई हैव आल्सो प्लान्ड अ सेशन जो 13A को कंप्लीटली, मैं कहती हूँ ना कि पहली वाली समरी वाइज आप कम से कम पेपर को पहले पढ़ के आओ मैराथन से पहले. बट द प्रॉब्लम हियर अराइजेस कि 13B 13C प्रॉपरली कहीं भी पढ़ाया नहीं जाता है. यूट्यूब पे भी आपको उतना प्रॉपर नहीं मिलता है. सो a complete video of quick and brief revision plus extra explanations, ठीक है, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाने वाला है क्या है 13A पेपर में. ग्रीक माइथोलॉजी है क्योंकि डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए समझना, तो वो मैं पूरी वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए. प्लस आपके पास एक चीज और रहेगी, दैट इज 13C का भी आपके पास डिसेबिलिटी स्टडीज का भी पूरा वीडियो बना हुआ है चैनल पे ऑलरेडी. तो वो दोनों आपको पहले देख के आनी है मैराथन्स के लिए इस मैराथन के बाद. ओके, सो लेट्स बिगिन. सिलेबस देख लेते हैं अपना. सो origin and development of human language. Let me tell you one beautiful thing that इससे आप कम से कम 5 to 12 questions accept कर सकते हो, right? It could also exceed, right? Plus of 2 ले सकते हैं आप, +2 और हो सकता है, +2 3 और हो सकते हैं क्वेश्चंस. ठीक है. सो ऑफ कोर्स 5 से 12 क्वेश्चन बनना किसी एक क्वेश्चन से इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेम इज द कंडीशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. तो अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे पहले मैम अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा, क्या पढ़ लूं, तो आई वुड से ये पोर्शन सबसे पहले पढ़ो. इंट्रो ये वाला तो पढ़ ही ले रहे हो आप यहाँ पर अगर आए हो. एंड प्लस आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी बहुत अच्छे से कवर करनी है, उसके सारे इवेंट्स डेट्स वाली वीडियो जाकर बढ़िया से पढ़ो. ठीक है. सो दिस इज समथिंग यू नीड टू कवर टू गेट एटलीस्ट आपके कम से कम इन दो से ही का वेटेज काफी रहा है. एंड आई होप सो कि रह भी सकता है. ठीक है. सो यस, now origin and development of human language. What is language? Properties, characteristics of language. की language arbitrary होती है, right? नॉन इंस्टिंक्टिव होती है, ह्यूमेन होती है. ओके, लिंग्विस्टिक्स एज अ साइंस इंपॉर्टेंट है. उसको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम क्या पब्लिश करते हैं, हम स्टैब्लिश करते हैं कि लैंग्वेज जो लिंग्विस्टिक्स है दैट इज स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज. मतलब कि ये क्या है, एज अ साइंस है. ये लिंग्विस्टिक क्या है, हमारी साइंस ही है, क्योंकि प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ऑक्सेलोग्राफ यूज होता है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं और इनके थ्रू हम डिफरेंट स्टडीज करते हैं ओवर द लैंग्वेजेस.
ठीक है। सो इट इज ऑफ कोर्स अ साइंटिफिक स्टडी, इसके प्रॉपर लैब्स भी होते हैं, है ना। तो हम ये सब उसमें अपने आर्गुमेंट में देंगे कि कैसे जैसे एक हाइपोथेसिस शुरू होकर हम एक पूरा थीसिस बनाते हैं, राइट, पूरा एक कंक्लूजन थ्योरी निकालते हैं, वैसे ही हमारी इसमें भी होता है। सो इट इज अ साइंटिफिक स्टडी, राइट। सो ये सारे हम प्रूफ्स देंगे। यूनिट 2 सिंटेक्स है, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस और सेंटेंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगेन। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी बहुत तरह के हो सकते हैं, राइट। क्लॉजेस हो गया आपका, सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जाता है, और कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, एंड देन यू हैव सेंटेंसेस में पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, है ना, अलग अलग तरह के सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, वाओ दिस इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, ठीक है। और देन यू ऑल्सो हैव द सिंपल सेंटेंस, क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ये भी पार्ट होते हैं सेंटेंसेस के। तो दो तरह से इनको डिवाइड कर सकते हैं हम ऐसे, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स भी इनके पार्ट होते हैं, ठीक है। सो यस ऑफ कोर्स, किसमें दो क्लॉज लग के जुड़ जा रहा है, किसमें सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज की जरूरत पड़ रही है, ऑल ऑफ दैट। देन स्ट्रक्चर ऑफ नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, ऑल्दो इससे क्वेश्चन नहीं बना था, बट स्टिल यू शुड नो द स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग। कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन, ऑफ कोर्स इट्स इंपॉर्टेंट, फैन वॉइस हमें याद रहता है, ठीक है, एज अ ट्रिक। देन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, यूनिट 3 है आपका, जिसमें स्पीच मैकेनिज्म, फोनीम्स एंड एलोफोन्स, इनके बीच में डिफरेंस आते हैं यूजुअली, है ना। देन उसके बाद डिस्क्रिप्टिव एंड क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स का। तो आज अगर इसके बाद भी तुम लोग को वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट नहीं समझ में आता है, एंड आई अंडरस्टैंड कि ऐसी वीडियोस आपको एज अ इंडियन तो प्रॉपर नहीं मिल पाती है जिसमें बहुत अच्छे से समझ में आए, सो आई विल ऑल्सो प्लान अ सेशन ओवर दैट, ठीक है। बट अभी के लिए आपको मोटा मोटा क्या करना है, कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल्स क्या है, कौन से हैं, बाइलेबियल कौन सा है, प्लोजिव कौन सा है, ये सब पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। सो इंटोनेशन, इंटोनेशन सिलेबल है, सिलेबल उसमें आता है। देन स्ट्रॉन्ग वीक फॉर्म्स आते हैं, किसके ऊपर स्ट्रेस ज्यादा दिया जाएगा वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म बनेगा, जिसके ऊपर स्ट्रेस कम पड़ रहे होंगे दैट इज वीक फॉर्म। वर्ड का स्ट्रेस, वही स्ट्रेस आ गया, एक्सेंट आ गया। इंटोनेशन इन द करेक्टेड स्पीच आ गया, ठीक है। इंटोनेशन आपका लोअरिंग और हाई ऑफ द पिच, ठीक है। टोन, ये सब चीजें आ जाती हैं आपकी इस पूरे के पूरे पेपर में, ठीक है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस क्वेश्चन की रेंज मैंने आपको बता दी है ऑलरेडी, ठीक है। उससे आइडिया लग गया होगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आगे बढ़ जाएं, ऑफ कोर्स बढ़ जाते हैं। सो now let's move on to question number 1. Linguistic is primarily the scientific study of linguistics. Scientific study किस चीज की है बता दीजिए बहुत ही जल्दी से. Of course none other than language. Linguistic study structure, meaning, acquisition and use of language scientifically use करता है. So who is regarded as the father of modern linguistics? Very important. Father of modern linguistics is Ferdinand de Saussure, ठीक है. So इनका course in general linguistics is the foundation of modern structural linguistics का foundation है, मतलब सबसे जो बेस ले करता है वो इनका वर्क ले करता है. कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, कौन, फर्डिनेंड डी सोश्योर. क्या है वो, फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स. कोई भी पूछे फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक कौन है, फर्डिनेंड डी सोश्योर, फर्डिनेंड डी सोश्योर, फर्डिनेंड डी सोश्योर, कोई गलत करके नहीं आएगा. व्हिच ब्रांच स्टडीज लैंग्वेज साउंड्स, कौन सी ब्रांच साउंड को, देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर को सिंटैक्स देखता है, उसकी मीनिंग को मॉर्फोलॉजी, फोनेटिक्स देखती है इस चीज को, एंड semantics is also related to meaning, ठीक है. Morphology is the word formation, okay. So phonetics studies the production, transmission or perception of the speech sounds. इसको हम क्या कहते हैं, phonetics कहते हैं. क्या क्या देखता है, प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड परसेप्शन आपके स्पीच साउंड्स का किस तरह से पूरा हो रहा है, दैट इज व्हाट फोनेटिक्स. क्या है ये, फोनेटिक्स है. तो द ब्रांच जो स्टडी कर रही है लैंग्वेज साउंड्स को वो क्या है, फोनेटिक्स है.
देन अकॉर्डिंग टू चार्ल्स हॉकिन डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? ये फिजिक्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं है. लैंग्वेज इज वोकल या लैंग्वेज डिस्कस थिंग्स अबाउट इन टाइम एंड स्पेस. डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? जो हमारा टाइम है, जो हमारा स्पेस है, दैट इज चेंज. सो लैंग्वेज डिस्कस करता है थिंग्स एब्सेंट इन टाइम एंड स्पेस. डिस्प्लेसमेंट अलाउ करता है ह्यूमन टू टॉक अबाउट द पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, सब कुछ आप बात कर सकते हो. अब ये करेक्टरिस्टिक डिस्टिंक्टिवली ह्यूमन होता है, सिर्फ ह्यूमंस के पास होता है. क्या आपने कभी भी देखा है दैट एनिमल्स कुड प्रिडिक्ट अबाउट द फ्यूचर? है ना, हमारे यहाँ तो आजकल एस्ट्रोलॉजी इज ऑन द पीक विथ द एआई का बढ़ाव, है ना, विथ इट्स एक्सटेंशन, विथ इट्स ग्रोथ. क्या हो रहा है यहाँ पर? आपके पास एस्ट्रोलॉजी इतनी ज्यादा फ्री में बिक रही है, राइट? एंड ऑफ कोर्स देन यू आर बीइंग चार्ज, ऑफ कोर्स, है ना. सो या द पॉइंट हियर इज कि आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, आप पास में कोई इंसिडेंट याद करके, रिकॉल करके, स्टोरी टेलिंग कर पा रहे हो एंड एवरीथिंग. सो व्हाट इज ऑल दैट? दिस मीन्स दैट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, हमारी लैंग्वेज में डिस्प्लेसमेंट है, राइट? सो इट इज चार्ल्स हॉकिन जिनके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट का ये मीनिंग है. ओके, डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया. एंड दिस इज डिस्टिंक्टिवली ह्यूमनिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक, ह्यूमन लैंग्वेज का कैरेक्टरिस्टिक है ये. विच प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विशेस, कौन सी प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विश कर रही है ह्यूमन लैंग्वेज को फ्रॉम एनिमल लैंग्वेज या एनिमल कम्युनिकेशन? ठीक है, नॉइस ऐसा नहीं है, नॉइस तो दोनों ही कर देते हैं. सो ड्युअलिटी ऑफ पैटर्निंग, यस, ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो कंबाइन करती है मीनिंगलेस साउंड्स इनटू मीनिंगफुल वर्ड्स को. ठीक है. Now, the bow wow theory explain करता है origin of language through. बहुत सारी theories दी गई हैं जिससे पता चलता है कि origin of language ऐसे हुआ था. अब देखो, कुछ लोग divine theory में मानते हैं, like for Indian mythology आप मानते हैं कि सरस्वती माँ ने words दिए हैं आपको, ठीक है. Then like for the क्रिश्चियन माइथोलॉजी आप बाइबल से कुछ मान रहे हैं, ठीक है. ऐसे आप अलग अलग वे से कि गॉड ने हमें लैंग्वेज दी है या गॉड ने पहले इसको लैंग्वेज दी थी फिर उससे पास ऑन हुई है, ऐसा कुछ, ठीक है. सो दैट वाज डिवाइन थ्योरी. ठीक, डिवाइन थ्योरी के बाद आपके अलग अलग और थ्योरीज भी आते हैं, लाइक वी हैव बाओ वाओ थ्योरी, वी हैव पू पू थ्योरी, वी हैव अ लॉट ऑफ थ्योरीज, ठीक है. एंड ऑफ कोर्स चार्ल्स डार्विन्स भी देते हैं थ्योरीज ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उनका वर्क होता है, राइट. सो इस सब से हमारे पास बहुत सारी थ्योरी आती है जिससे पता लगाने की हम कोशिश करें कि आखिर ये लैंग्वेज ओरिजिनेट कहाँ से हुई, कहाँ से इसका शुरुआत हुआ होगा, ठीक है. सो तो बावर थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है कि डिवाइन क्रिएशन से हुआ है? नहीं, दैट इज अ डिफरेंट थ्योरी इटसेल्फ, है ना. इमोशनल क्राइस की वजह से, मतलब आप जो रोते होंगे उसकी वजह से जो निकलते हैं, नहीं. बाव वाव, ये कौन भाव कौन बोलता है? दिस इज द डॉग एंड ऑल. तो मतलब जो नेचुरल साउंड्स आपके अराउंड हैं उनको सुन सुनकर जो डेवलपमेंट हुआ है लैंग्वेज का, दैट इज बाव वाव थ्योरी. आ गया समझ में? सो ऑफ कोर्स इमिटेशन ऑफ नेचुरल साउंड्स इज करेक्ट आंसर. लेबर सॉन्ग्स नहीं होती हैं बाव वाव थ्योरी. ओके, सो इमिटेशन ऑफ नेचुरल साउंड्स, वर्ड्स जैसे कि बस, बजिंग ऑफ बीट, chirping ऑफ बर्ड्स, ठीक है. सो ये सब चीजें, हिजिंग स्नेक की, है ना, मियाओ कौन बोलती है? कैट. ओके, इमिटेट करते हैं नेचुरल साउंड्स को. जब हम मतलब उन्होंने बोला, ठीक है, हमने उसको इमिटेट किया, धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, हम लैंग्वेज बोल रहे हैं, वो धीरे धीरे डेवलप होगा थ्रू नेचुरल साउंड्स. इट स्टार्टेड which or according to Bauer theory, ठीक. which origin the theory is associated or with the emotional interjection. emotional interjection से कौन सी theory आपकी associated है, बता दो. ding dong theory, poo poo theory, yes. सो ये आर्ग्यू करती है कि हम इमोशनल क्राइज, जैसे कि तुमने कुछ भी गर्म छू लिया एकदम से, आउच बोलते हो, तुरंत तुरंत निकलता है, राइट. सो एंड व्हेनेवर यू आर लाइक कि कुछ बहुत
फुल लग रहा है, ओ, या फिर ओ को तो आप अलग अलग वेज में भी बोलते हो, राइट, सो यू हैव डिफरेंट वेज ऑफ स्पीकिंग इट, बट जब यही आप एक्सप्रेशंस कर रहे हैं, आउच, आपको लग गई, धक्का मार दिया, है ना, किसी ने धक्का मार दिया, दैट इज ऑल दैट, कि आउच हो गया, आ हो गया, ओ हो गया, है ना, ये सब चीजें, सो व्हाट, ओ, ये भी गर्ल्स स्पीक अ लॉट, we enjoy speaking that at times. Okay, चलो ठीक है, so ये सारे वर्ड्स हो गए आपके जो कि नेचुरल इमिटेशन नहीं, सॉरी, आपके अंदर से एक्सप्रेशंस निकल रहे हैं जब, तो उससे बन रहे हैं, उससे बने होंगे, इंसान खुद को एकदम से एक्सप्रेस करता होगा, कुछ वर्ड्स निकालता होगा, एंड कहां से लैंग्वेज स्टार्ट हो चुकी होगी, सो दैट इज द ओरिजिन, वो इमोशनल इंटरजेक्शन का, दैट इज पूपू थ्योरी, है ना, हमारे जो क्राइज निकलते हैं, जो हमसे आवाजें निकलती हैं, एकदम से एक्सप्रेस करते हैं जब हम खुद को, ठीक है, इमोशनल एक्सप्रेशन से, सो दैट इज पू पू थ्योरी, सब याद रखेंगे, नेचुरल इमिटेशंस वाली कौन सी है, बाव वाव, जब आपके एक्सप्रेशन से निकल रहा है, दैट इज पू पू थ्योरी, ओके, यस, so let's move on to the next one, that is 9 to 16 language origin structuralism, ye ho yo he ho, ये कौन सी थ्योरी है, ये वो थ्योरी है जब लेबर्स वेबर्स काम करते हैं, ठीक है, वर्कर्स पहले खूब काम करते थे, फिजिकल लेबर्स तो बहुत था, अब तो चलो आप ज्यादातर लैपटॉप पे बैठ के काम वाले बहुत बढ़ रहे हैं, या ऑफिशियल वर्क्स आर इंक्रीजिंग, पहले तो यूजुअली इट यूज्ड टू बी फिजिकल वर्क्स, ठीक है, मशीनरी भी नहीं है तो भी फिजिकल वर्क्स ही हो रहे हैं, सो जब वो वर्क कर रहे हैं, लगातार लगे पड़े हैं, ठीक है, सो टू एनर्जाइज देमसेल्फ, या जब थक के भी, जो वो आवाजें निकल, यो हु हु करके, और डालो डालो, ऐसे दे आर स्पीकिंग दोस वर्ड्स, वो जो एक्सटेंसिव वर्ड, जो वो एक्सप्रेशन जो निकल रहे हैं, ठीक है, टू मोटिवेट ईच अदर, या फिर थक में, ऐसे बहुत वो उसमें तेज में जो काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, दैट इज यो ही हो थ्योरी, यो ही हो थ्योरी, ठीक है, या हु ही हैया हैशा, ठीक है, आप ऐसे बोलते हो ना जोर लगा के, ऐसा, ऐसे, सो ऑल ऑफ दोज वर्ड्स, ठीक है, सो दैट इज व्हाट कलेक्टिव लेबर से जो बनता है, राइट, सो कलेक्टिव लेबर रिदमिक होता है, वर्क चैन supposedly developed into a language, ऐसा हम मानते हैं, so I hope this theory is also clear, Bauer theory, Pupu theory, यो ही हो theory तो यहीं पे क्लियर कर चुके हैं, डिंग डोंग की आवाज आ गई है, so words naturally corresponds to object, मैक्स मिलर ने आपको दी है, propose a natural relation between sounds and the meanings, कि साउंड और मीनिंग में एक रिलेशन होता है, दिया है कि नेचुरली आप ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसके हिसाब से करस्पॉन्ड जो कर रहे हैं, सो वर्ड्स नेचुरली करस्पॉन्ड्स टू द ऑब्जेक्ट्स, दैट इज व्हाट डिंग डोंग थ्योरी, जैसे आप बेल बजाते हो, राइट, बेल से तुरंत डिंग डोंग, है ना, याद आ रहा है, so which linguist proposed transformational generative grammar, very important question, that is Chomsky, Noam Chomsky, क्या दिया है उन्होंने, ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर, Chomsky revolutionized linguistics in 1957 with syntactic structures, कौन सा वर्क, syntactic structures, okay, then competence refers to, competence का क्या मतलब होता है, native speakers mental knowledge, ठीक है, कि उसकी कितनी मेंटल नॉलेज होती है आपकी, ठीक है, एज एज वाली, बायोलॉजिकल एज, बायोलॉजिकल वाली, है ना, एक होती है आपकी मेंटल नॉलेज, सो चॉम्स्की डिस्टिंग्विश करते हैं कॉम्पिटेंस यानी कि मेंटल ग्रामर फ्रॉम परफॉर्मेंस यानी कि एक्चुअल यूज, ये दोनों शब्द उनके हैं, कॉम्पिटेंस आए या परफॉर्मेंस आए, बहुत पूछा जाता है, सो कॉम्पिटेंस होता है मेंटल ग्रामर, मतलब आपके पास जितनी भी नॉलेज है ऑफ द ग्रामर्स, रूल्स, रेगुलेशंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक, वो क्या हो गई, वो हो गई आपकी कॉम्पिटेंस, तुम्हारे पास कॉम्पिटेंस कितनी है, अब तुम ऑफिस में जा रहे हो, तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो, तुम टीचर के सामने बोल रहे हो, तुम कलीग्स के सामने बोल रहे हो, कैसे तुम खुद को प्रेजेंट करते हो, कैसे उस ग्रामर जो तुम्हारे पास सेट ऑफ नॉलेज, ग्रामर, रूल्स, रेगुलेशंस यानी कॉम्पिटेंस के फॉर्म में है, उसको आप कैसे अप्लाई, यूज कर रहे हैं इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, दैट इज योर परफॉर्मेंस,
वो क्या है, वो परफॉर्मेंस है. द एक्चुअल यूज ऑफ दैट लैंग्वेज, ऑफ दैट नॉलेज इज द परफॉर्मेंस. सो जो भी नॉलेज है वो क्या है, हो गया आपका, वो हो गया हमारा कॉम्पिटेंस. ठीक, जो भी आप कर दे रहे हो, जो एक्ट कर रहे हो, जो एक्चुअल यूज कर रहे हो, व्हाट इज दैट, दैट इज परफॉर्मेंस. तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं. ये अभी नेट के एग्जाम में भी आए थे एंड ये क्वेश्चन आता रहता है, किसी ना किसी साइकिल में आ ही जाएगा नेट के आपके, एंड गेट में भी आ सकता है. ठीक है, CUET PG में भी आ जाता है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ऐसे ही इनका लैंग एंड पैरोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. आपके लिंग्विस्टिक्स में लैंग एंड पैरोल भी ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आ गया, नीचे है भी. ओके, ये किसका है, सजूरे का है. मैं फर्जन डी श्योर. ठीक है, अभी आते हैं उस पे, लैंग एंड पैरोल पे भी आते हैं. ठीक है, सो ये वाला कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस हमारा क्या है, एक हो जाता है. जो पूरी नॉलेज है, ग्रामेटिकल यूज है, ये सब है आपके पास जो भी नॉलेज, ठीक, उसकी. फिर उसके बाद जो एक्चुअल यूज कर रहे हो, दैट इज व्हाट, परफॉर्मेंस. ठीक है, ये किसका है, नॉम चॉम्स्की का. याद रहेगा बिल्कुल. यस, दिस इज डन. ओके, सो कॉम्पिटेंस का मतलब नेटिव स्पीकर की मेंटल नॉलेज. परफॉर्मेंस नॉलेज ऑफ ग्रामर होता है क्या, नहीं, ये तो कॉम्पिटेंस होता है. एक्चुअल लैंग्वेज यूज क्या होता है, परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस इज द रियल यूज ऑफ लैंग्वेज इंक्लूडिंग एरर्स और स्लिप्स जो आपसे हो जाती हैं, उन सब को जोड़ा जाता है, वो सब होते हैं इसमें. ठीक है, लैंग्वेज एंड पैरोल वर प्रपोज्ड बाय. लैंग्वेज और पैरोल आ गया है, लैंग एंड पैरोल आ गया है, आई मीन दैट इज फर्दर इन डी श्योर. सो लैंग का मतलब होता है वही जो आपके पास पूरा लैंग्वेज सिस्टम है. ठीक है, सो इट इज लाइक, पहले आपके इन्होंने ही दिया, सो दैट इज व्हाट, लैंग इज लैंग्वेज सिस्टम जो भी आपके पास है. पैरोल इज द इंडिविजुअल स्पीच एक्ट्स. पैरोल क्या है, इंडिविजुअल इंसान के स्पीच के एक्ट आप किस तरह से कर रहे हो, कैसे अपना अपना प्रेजेंट कर रहे हो, वो क्या है, पैरोल है. लैंग क्या है, व्हाट इज लैंग, लेट मी नो. Lang is very, very easy. That is the system, entire system, and the parole is the individual speech act. Okay, और उसके बाद देख लो, फिर उसके बाद आता है which property allows humans to create infinitely many new sentences. आप infinitely बहुत सारे नए sentences बना सकते हो, बता दो. चलो, कौन सा होगा इसमें. बहुत सारे सेंटेंसेस हैं इनफाइनाइटली आप इसकी वजह से बना सकते हैं. लैंग्वेज की डिफरेंट आपकी वो है, देखो, रिफ्लेक्ट भी कर सकते हो, प्रोडक्टिविटी भी होती है, इंटरचेंजेबिलिटी या ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन. क्या है आंसर, दैट इज प्रोडक्टिविटी. सो ह्यूमंस टू क्रिएट इनफाइनाइटली मेनी न्यू सेंटेंसेस. प्रोडक्टिविटी का मतलब ही होता है कि आप एक चीज से, मान लो कुछ नया, कुछ वर्ड्स हैं, कुछ चीजें, आप बहुत सारे नए सेंटेंसेस बना सकते हो. गुड से आप कितने सेंटेंसेस बना सकते हो, बताइए. बहुत सारे, ऑफ कोर्स, है ना. सो हम किसी पर्टिकुलर थिंग से, किसी पर्टिकुलर वर्ड से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, अलग अलग प्रकार के, जिनके मीनिंग अलग अलग होंगे. सो दिस इज आवर प्रोडक्टिविटी, दैट इज आवर क्रिएटिविटी. ठीक है, आप लैंग्वेज क्या होती है, आपकी क्रिएटिव होती है, इज डीलिंग डिफाइनिंग फीचर ऑफ द ह्यूमन लैंग्वेज. ठीक, which branch studies word formation. word formation अभी डिस्कस किया था. मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी स्टडी करती है मॉर्फीम को एंड हाउ वर्ड्स आर फॉर्म. मॉर्फीम क्या होती है, पीवाईटी की वीडियो में किया था, वो स्मॉलेस्ट यूनिट जो मीनिंग भी कैरी करती है आपकी. ठीक है, और जो मीनिंग कैरी करे ना करे, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, दैट इज व्हाट, फोनीम, है ना. और सिंटैक्स क्या है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखता है. ठीक है, फोनोलॉजी क्या देखती है आपकी, अभी आपने फिनीम्स का पढ़ा था, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड. साउंड का पूरा जो देखेगा, दैट इज स्टडी ऑफ साउंड्स, स्पीच साउंड, फोनोलॉजी. स्टाइलिस्टिक्स आपकी स्टाइलिस्ट language styles and also related हो जाता है. I hope this much is very much clear to everybody. ठीक है, तो आगे बढ़ जाएं. Yes. Now we have 17 to 25 semantics, pragmatic, Chomskyan theory. Now semantic studies क्या होती है, sentence structure को नहीं, syntax study करता है इनको. कौन, syntax. ठीक है, मीनिंग का मतलब क्या होता है, सेमांटिक्स होता है, बिल्कुल ये बात सही है. देन साउंड, फोनोलॉजी या फोनेटिक्स आएगा इसमें, एक्सेंट नहीं, एक्सेंट स्टाइलिस्टिक्स एंड ऑल में आ जाएगा. सो सेमांटिक्स डील्स विद लिंग्विस्टिक मीनिंग एंड वर्ड एंड सेंटेंस लेवल पर. क्या,
वर्ड और सेंटेंस लेवल पे जो भी मीनिंग निकलती है दैट इज सेमांटिक्स। प्रैग्मेटिक्स का मतलब है अब वही मीनिंग को जब तुम किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में रखकर जानोगे, दैट इज व्हाट प्रैग्मेटिक्स। सो ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट, डिक्शनरी, यस कॉन्टेक्स्ट अभी हमने बताया। सो प्रैग्मेटिक एक्सप्लेन करता है मीनिंग डिपेंडिंग ऑन स्पीकर एंड सिचुएशंस। आप कुछ भी शब्द कह रहे हो वो आपके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपके सेंटेंसेस, आपके शब्द बदल जाते हैं एंड वी ऑल नो दैट, राइट। सो द साइंटिफिक नहीं व्हाट क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। व्हिच इज नॉट द डिजाइन फीचर ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का कौन सा फीचर नहीं है इसमें से? वेरी इजी, कल्चर ट्रांसमिशन होता है, प्रोडक्टिविटी ऑफ कोर्स होती है, क्रिएटिव होता है लैंग्वेज। कुछ भी आपके पास फाइनेंस है जो है आप उससे इनफिनाइट चीजें बना सकते हो। फोटोसिंथेसिस हाँ नहीं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर्स, क्योंकि हम टाइम, प्लेस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर किसी की भी कहीं भी बात कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे बात कर सकते हैं, आफ्टरनून में, मॉर्निंग में, किसी भी टाइम पे, राइट। सो ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ये तो साइंस का फिनोमेना है, बिलोंग्स टू बायोलॉजी नॉट लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ मीनिंग चार्ज इज कॉल्ड, दैट इज नन अदर देन सेमांटिक। सेमांटिक इंक्लूड करता है सेमांटिक चेंज ओवर टाइम, यानी कि और जब चीजें चेंज ओवर टाइम हो रही होती हैं तो वो क्या होती है? डायक्रॉनिक स्टडी। और जब ओवर द सेम पीरियड आप चीजों को स्टडी कर रहे हैं, दैट अलग अलग चीजों को स्टडी कर रहे हैं सेम पीरियड में, दैट इज व्हाट? सिंक्रोनिक स्टडी। एट सेम टाइम लिखा होगा उसका कीवर्ड, इसका कीवर्ड होगा ओवर द टाइम या ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड्स, दैट इज व्हाट? डायक्रॉनिक स्टडी। याद रखोगे सिंक्रोनिक डायक्रॉनिक के बीच का डिफरेंस, दैट इज आल्सो वेरी मच important. So which linguistics emphasize structuralism? Structuralism पे किसने emphasize किया है? चलो बता दो। Chomsky ने, Saussure ने, S से Saussure, Ferdinand de Saussure, and answer is Saussure. Saussure analyze कहते हैं लैंग्वेज को as an organized या फिर rule governed system. Chomsky rejects all of them, right? So which theory claims language is innate? Innate to human being होती है language. ये nativism की है, चॉम्स्की की। चॉम्स्की nativism theory propose करता है कि हम जब बच्चा पैदा होता है, देखो बिहेवियरिस्ट अप्रोच के ये अलग था, विरोध है, ठीक है, इसमें अपोजिट टू इट, लाइक बिहेवियरिस्ट थ्योरी होता है कि आपका बिहेवियर में डाला जाता है बाय रीइंफोर्सिंग इट अगेन एंड अगेन, राइट। बट लैंग्वेज को डाला जाता है, आपको सिखाई जाती है ऐसे। बट दिस नॉम चॉम्स्की लेटर सेड कि एक हमारे पास इनेट होती है डिवाइस, जब बच्चा पैदा होता है तो वो ऑलरेडी एक डिवाइस के साथ पैदा होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं उसे, यानी कि LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो कुछ ग्रामर, कुछ चीजें हमारे अंदर ऑलरेडी रहती हैं व्हेन वी आर बोर्न एज अ किड ओनली, ठीक है, दैट इज इनेट कैपेसिटी ऑफ ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, ठीक। क्या होता है? नेटिविज्म, ठीक। Now LAD stands for Abhigya Language Acquisition Device. So famous UGC net question भी है ये LAD का। Now who proposed universal grammar? Universal grammar norm चॉम्स्की में ही दी है, वही बात है जो वो LAD की कह रहे हैं कि हर एक इंसान के पास एक यूनिवर्सल ग्रामर के साथ ही वो पैदा हो रहा है। So universal grammar is the central Chomsky's linguistic theory. कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है? इज ट्रू, ओके देखो गलत नहीं ट्रू पूछा है, तुरंत लाइन कर लेना है, ट्रू पूछा है, नॉट ट्रू पूछा है, क्या पूछा है उसको तुरंत लाइन कर लेना है। कोई भी बच्चा इस सब बेवकूफी पे या सिली मिस्टेक्स करके नहीं आएगा। एवरी सिंगल मार्क्स इज इंपॉर्टेंट, वो आपको सिलेक्शन और नॉट सिलेक्टेड के बीच का रास्ता तय कर सकता है। इवन योर सिली मिस्टेक कुड डू दैट बिकॉज वन मार्क्स इज इंपॉर्टेंट। तो हम बहुत केयरफुली मार्क कर लेंगे, ट्रू पूछा है, नॉट ट्रू पूछा है, जो भी पूछा है मार्क करो तुरंत, ठीक है। फ्लो में आंसर इजी था तो पता चला क्वेश्चन इजी था, आता था और फटाक से गलत कर दिया ट्रू नॉट ट्रू की वजह से। सो एनिमल कम्युनिकेशन हैज प्रोडक्टिविटी इक्वल टू ह्यूमंस, जी नहीं, उनके पास उतनी क्रिएटिविटी नहीं होती है, उनकी लैंग्वेज उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती है जितनी की एक ह्यूमन बीइंग की होती है। लैंग्वेज बहुत ही सिंपल होती है एंड कुछ साउंड्स, कुछ वर्ड्स, यही सब उनके पास होते हैं। हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, बहुत सारी क्रिएटिविटी है,
ह्यूमन लैंग्वेज इज आर्बिट्री, वेरी राइट, करेक्ट। ठीक है, आर्बिट्री होती है, मतलब कि जो भी आपका वर्ड है, जो मीनिंग है, उसका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। अगर मैं एप्पल का एक सिंबल बनाऊं या जो एप्पल में एक फ्रूट मीनिंग कन्वे करना चाह रही हूँ एंड मैं एप्पल बोलूं, उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस, कोई भी कुछ कनेक्शन नहीं है। बस हमने इनको ऐसे ही आर्बिट्री, ऐसे ही, ठीक है, चूज कर लिया है और रख दिया है। ठीक है, मतलब कि मैंने, भाई लोगों ने आपस में कलेक्टिवली एग्री करके चीजों को चूज कर लिया है, ह्यूमन बींग्स ने रख दिया है कि हाँ देखो ये होता है एप्पल, ये होता है ऑरेंज, है ना। ऑरेंज तो कलर भी होता है, किसी और लैंग्वेज में कुछ और भी होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि डिफरेंट कल्चरल प्लेसेस पे अगर ऐसा होता कि एकदम सेट है भाई, सेट कर कर भेजा गया है, इस शब्द का मतलब यही होता है, और आर्बिट्री ना होता कि हमने एवे ही ना चूज कर लिया होता। आर्बिट्री मतलब यही समझे कि आपने एवे ही चूज कर लिया है, ठीक है। तो अगर ऐसे ही ना चूज हुआ होता, सब कुछ सेट करके भेजा गया तो भैया इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो क्या होता, तो ये चीज अब कभी देखने को ना मिलती कि कहीं और उस वर्ड का मतलब कुछ और ही निकल रहा है। आप कभी कभी देखते हो कि आपने कोई वर्ड कह दिया एंड यू नो मेरी फ्रेंड के साथ ये इंसिडेंट हो जाता है एंड शी इज लाइक कि अरे सामने वाला बोल रहा है ये तो अब्यूजिव लैंग्वेज बोल रही है, राइट। आपके लिए वो एक नॉर्मल वर्ड है, उनके लिए वो अब्यूजिव लैंग्वेज हो सकता है। आपके लिए वो अब्यूजिव काइंड ऑफ स्ट्रीम कर सकता है या नेगेटिव कॉनोटेशन होल्ड कर सकता है, नेगेटिव मीनिंग ले जा सकता है। किसी और के लिए वो बड़ा ही पॉजिटिव मीनिंग या पॉजिटिव कॉनोटेशन हो सकता है। आपने सोचा कि अरे चलिए मैंने इनको तो अब्यूज कर दिया एंड वो बंदा खुश हो गया एंड यू आर लाइक है, एंड पता चलता है कि उनकी लैंग्वेज में ये तो बड़ा अच्छा वर्ड माना जाता है, राइट। सो इट्स लाइक डिफरेंट वर्ड्स क्यों डिफर कर रहे हैं, क्योंकि आर्बिट्री चूजन है। हमने ऐसे ही साइन को मीनिंग से एसोसिएट कर दिया है, वो एक्चुअल में उनके बीच में कनेक्शन को भेजा नहीं गया है, ठीक है। ओके, सो दिस इज आर्बिट्री, सही है। ह्यूमन लैंग्वेज कैन नॉट डिस्कस फ्यूचर इवेंट, इट कैन, तभी तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है भाई, गलत है। सो राइटिंग कैन नॉट, राइटिंग केम बिफोर स्पीच, नहीं, पहले ओरल ट्रेडिशंस फॉलो होते थे, ये तो हम पोएट्री से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। सो दिस इज इजी पीजी क्वेश्चन फॉर अस, ठीक है। सो यस, ह्यूमन लैंग्वेज इज आर्बिट्री, आर्बिट्रीनेस मींस नो नेचुरल कनेक्शन, कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं है between most words and their meaning, arbitrary एवं ही चूज करा है हमने। I hope this is clear, but this is also non instinctive। अब दूसरा ये वाला भी, क्योंकि मेरे इंस्टिंक्ट में आया, मुझे आया कि अरे यार कल से मैं ना एप्पल को एप्पल नहीं बुलाऊंगी, गावा बुलाऊंगी। सब्जी वाले के पास मांग रही हूँ गावा, वो दे रहा है गावा, एंड आई एम सेइंग कि भैया ये ग्रीन वाला नहीं, मुझे ये रेड वाला चाहिए दो। तो कहेगा दिस इज नॉट guava, ये तो एप्पल है ना। सो आई बी लाइक नो, दिस इज guava, आई हैव डिसाइडेड आई विल से guava। तो ये नहीं होता है कि अपनी मर्जी से कभी भी कुछ भी बुलाने लग गए, नॉन इंस्टिंक्टिव होती है। इंस्टिंक्टिव मतलब कि मेरा मन आया, जो मैंने, मेरे को इंस्टिंक्ट में आया, मैंने बुलाने लगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज नॉन इंस्टिंक्टिव, क्योंकि आर्बिट्री है, और अगर नॉन इंस्टिंक्टिव ना हो तो क्या हाल होगा, इमेजिन। आर्बिट्री चूजन है और नॉन इंस्टिंक्टिव नहीं है, इंस्टिंक्टिव है, तब तो कोई भी किसी भी चीज को एसोसिएट करके कुछ भी बोलेगा, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो इट इज ऑफ कोर्स कलेक्टिवली चूजन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डिस्कस, सब कुछ होता है, तब जाकर लैंग्वेज में वो वर्ड्स आते हैं, डिक्शनरी में ज्वाइन इन होते हैं, है ना। तो it is itself a big process. Linguistic itself is a scientific study of language, है ना। So क्योंकि नॉन इंस्टिंक्टिव नहीं, हमें बताया क्या हालत हो जाएगी, है ना। ओके, सो देखो आप चीजें समझते चल रहे हो, एंड लिंग्विस्टिक्स में समझना ज्यादा जरूरी है। आपको लग रहा होगा कि आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन वेरी डिटेल, और एक तरह से आप चीजें ऑलरेडी, इसमें सिलेबस आपका पूरा एक तरह से ऐसे कवर हो जा रहा है बातों बातों में। सो व्हाई, बिकॉज दिस इज समथिंग रियली रियली इंपॉर्टेंट। लिंग्विस्टिक्स वाला पेपर है ही ऐसा जो समझना बहुत जरूरी है, वरना आप गड़बड़ करके आ जाएंगे। सो अगर आपने समझा हुआ है तो आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा टाइप के भी कर सकते हो, नॉट जस्ट दिस 100 questions, और भी तरह के आगे तो कर लोगे। So which feature, question 26, which feature of human language allow करता है us to provide an infinite number of sentences from a finite set of rules? अरे very easy, this is productivity। पूरा मैंने अभी बोला था कि finite set है हमारे पास, उससे हम infinite sentences बना सकते हैं। क्या है हमारी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज।
सो प्रोडक्टिविटी क्रिएटिविटी इनेबल करता है स्पीकर्स टू क्रिएट एंड अंडरस्टैंड इंटायरली न्यू सेंटेंसेस। कोई पूछ ले क्या ये एनिमल्स के पास भी होता है? नहीं होता है, ठीक है, यस, यह डिफरेंस है। सो अकॉर्डिंग टू फर्डिनेंड डी शॉर्ट, लैंग्वेज इज प्राइमरी अ सिस्टम ऑफ लैंग्वेज किसका सिस्टम है? साइंस का। सिग्निफायर सिग्निफाइड देते हैं फर्डिनेंड डी शॉर्ट। सिग्निफायर जो भी मैं बोल रही हूँ, मेरे हेड में जो भी है चल रहा है, जो भी मीनिंग मैं चाह रही हूँ कन्वे करना, सिग्निफाइड जो भी मेरा मतलब है, जो सिंबल है, ठीक। सो मैं बोलना चाह रही हूँ ट्री, दैट इज सिग्निफायर। ट्री को कौन सिग्निफायर कौन है उसका? ट्री। ट्री जो शब्द है, फिर मैं ट्री आपको बनाकर दे दूं, दिस इज, वाह, ट्री, ओके। सो ट्री ये क्या हो गया? दिस इज, ये जो ट्री लिखा है, ओके ओके, दिस इज व्हाट, अच्छा, don't go the writing because I'm writing it from the cursor, okay, of course. So ये वाला ट्री हो गया सिग्निफायर एंड ये वाला ट्री हो गया सिग्निफाइड, ठीक। ये पहला सिग्निफायर, दूसरा वाला सिग्निफाइड, ऐसे ही याद रखना है कि जो माइंड में चल रहा है दैट इज सिग्निफायर, जो आप सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, दैट इज सिग्निफायर। जो निकल रहा है, जो मीनिंग कन्वे कर रहा है, वो सिंबल है, दैट इज व्हाट, सिग्निफाइड, ठीक। So, Sujor defined language is a system of science consisting of signifier and signified. ये चीज याद रखनी है सबको। Which branch of linguistics studies sentence structure? कौन सी branch of study करके sentence structure को? Syntax, syntax, syntax हमने पढ़ चुका है। Syntax studies how words combine to form phrases, sentences, कैसे बनते हैं words से, ठीक है। Flying planes can be dangerous is an example of, एम्बिग्विटी है इसके अंदर, हाँ है, सिम्फोनी नहीं है, होमोनिमी नहीं है, पॉलीसिमी नहीं है, ठीक है, बहुत सारी मीनिंग नहीं निकली। सो एम्बिग्विटी, इट कैन मीन आइदर कि फ्लाइंग प्लेन डेंजरस है या फिर प्लेन्स दैट आर फ्लाइंग आर डेंजरस, ठीक है। तो कोई भी एक, फ्लाइंग प्लेन्स कैन बी डेंजरस, है ना, तो ये भी मीनिंग हो सकता है कि फ्लाइंग प्लेन्स जो है वो डेंजरस होते हैं, एक कॉमन बात बता दी उन्होंने। ये भी हो सकता है कि वो वाले प्लेन्स जो फ्लाई कर रहे हैं यहाँ पर वो डेंजरस है, तो दोनों में से कोई भी एक मीनिंग हो सकता है, ठीक। विच इज, तो क्या हो गया, जब आपको सर्टेनिटी नहीं होती है, उसका अपोजिट क्या होता है? एम्बिग्विटी होती है, ठीक है। विच इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज का कॉन्स्टिट्यूएंट कौन नहीं होता है? एंड दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब बिलोंग करता है वर्ब फ्रेज को ऑब्वियसली, और वो नॉन नाउन फ्रेज में नहीं आता। इंपॉर्टेंट, नाउन फ्रेज में कौन सा वाला इनमें से नहीं आ रहा है? ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आ रहा है, वो वर्ब फ्रेज में होता है। विच सेंटेंस कंटेन करता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज किस में होता है? ही केम एंड लेफ्ट, नॉर्मल नहीं है इसमें। शी लाफ्ड लाउडली, ये तो सिंपल सेंटेंस है, इसमें तो कुछ नहीं डाला। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो डिपेंडेंट होता है थोड़ा सा, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। सो ही इज ऑनेस्ट, अगर दैट ही इज ऑनेस्ट अगर ये है, सो इस ये कंप्लीट नहीं होगा, है ना, ऐसे ही। सो I know that he is honest. That he is honest is a subordinate clause functioning as the object. ठीक है, इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए पूरा सेंटेंस चाहिए आपको। कोऑर्डिनेट क्लॉज भी, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, समझ में आ गया? यस। So which of the following is a coordinate conjunction? Conjunction because नहीं होता है, because is subordinate, although is subordinate, and फैन बॉयज से हम कोऑर्डिनेट सेंटेंस से कोऑर्डिनेट वर्ड्स को याद रखते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को कैसे याद रखते हो? फैन बॉयज, फैन बॉयज का क्या मतलब होता है? फॉर होता है, एंड होता है, राइट, नन होता है, फैन बॉयज, बट होता है, अब ओ, एंड ओ से क्या होता है बताओ? वाई से येट होता है, एस से क्या होता है बताइए, चलिए इसे बताइए। ओके, सिंस ये भी नहीं होगा इसके लिए, ठीक है, ओके, और होता है उससे, ओके, येट, वाओ,
ओके, एंड सिंस ये होता है, एस से क्या होता है, सिंस होता है. ओके, सो द सेंट्रल ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइब्रेशन ड्यूरिंग वॉइस साउंड इज कॉल्ड. वो ऑर्गन जो वॉइस साउंड होते हैं, वॉइसलेस साउंड होते हैं. वॉइस साउंड कब होता है, जब हमारा यहाँ पर वाइब्रेशन होते हैं वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होता है, हमारा वॉइस साउंड. जब वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट नहीं करेगा तो वॉइसलेस साउंड. याद रहेगा, बिल्कुल. अब आंसर कर लोगे. सो टंग टंग नहीं, वेलम नहीं, वोकल फोल्ड्स जब ये वाइब्रेट होते हैं, राइट. सो वोकल फोल्ड्स वाइब्रेट टू प्रोड्यूस वॉइस साउंड्स, जैसे कि ब, ड, ग. ठीक है, हम ऐसे ही पढ़ते हैं इसको. ओके, एंड याद रखो कि इनके अंदर लिखा जाता है, राइट. क्वेश्चन आ जाए, इसके अंदर लिखा जाता है क्या, इस ब्रैकेट के अंदर. वाओ, दिस ब्रैकेट, यू यू गेट लॉस्ट. ओके, ठीक है. सो क्या इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं, है ना, ऐसे वाले के अंदर नहीं. ठीक है, कैसे वाले के अंदर, ऐसे वाले के अंदर लिखा जाता है. बिल्कुल याद रहेगा सबको. यस. नाउ क्वेश्चन नंबर 31 to 40, 34 to 41 पे आ गए हैं. फोनेटिक्स, आर्टिकुलेशन, फोनीम्स, ये सब पढ़ेंगे. चलो बता दो. Which sound is a voice bilabial stop? इनमें से कौन सा है, दैट इज ब. बी इज वॉइस भी है, बाइलेबियल भी है, एंड प्लोजिव है, यानी कि स्टॉप. स्टॉप साउंड या प्लोजिव साउंड में इनमें से कौन सा वॉइस बाइलेबियल है. प, ब, ट, ड, क, ये प्लोजिव साउंड्स होते हैं. ओके, एंड इनको भी अगर किसी को अच्छे से पढ़ना है कमेंट डाउन में बताओ और मैं पढ़ा दूंगी. Which articulator is called the active articulator in most consonants? एक्टिव आर्टिकुलेटर कौन सा होता है, लोअर लिप या फिर टंग. ठीक है, एक्टिव आर्टिकुलेटर मूव्स टुवर्ड्स द पैसिव आर्टिकुलेटर. एक्टिव आर्टिकुलेटर पैसिव की तरफ मूव करता है. ठीक है, so that is lower lip और tongue क्या है, which is called the active articulator in most consonants. consonants में ज्यादातर active articulator हमारा lower lip या tongue होती है. याद रहेगा, बिल्कुल lower lip या tongue होती है consonants में. active articulator ज्यादातर. I hope ये सबको ही याद रहने वाला है. ठीक, which pair consists of minimal pairs. minimum एकदम छोटे से चेन से जिसका बदलाव हो जाए. differ in only one phoneme, एक phoneme क्या, smallest distinctive unit है sound की. so प, ब से पिन बिन बदल गया. ठीक है, so this is the correct answer. catch और cats s से, ये तो पूरा ज्यादा हो गए, प्लूरल हो गए. run, running अलग ही हो गया. no. गुड, बेटर बहुत बदल दिया भैया, बहुत बदलना पड़ा आपको, दूसरे फॉर्म में ही चेंज करने के लिए बहुत बदलना पड़ा. सो पिन बिन इज द करेक्ट आंसर. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन, देखो, और विच, कैट्स बात तो एक ही ना, कैट की कैट ही रही है ना, चेंज नहीं हुआ. distinct. Okay, which of the following is an allophone of P in English? P in English का allophone क्या होगा, P के ऊपर S लगा दीजिए, that is aspirated कहते हैं उसे हम. So aspirated is the correct answer. English P has aspirated and unaspirated allophones. Allophones उसी के different variants होते हैं. क्या होते हैं, different variants हमारे phoneme के जो होते हैं वो एलोफोन्स होते हैं. अब प है उसके ऊपर फ हो जाएगा वो. ठीक है, एस्पिरेटेड हो जाता है जब भी कुछ ऊपर लग जाए, दैट इज एस्पिरेटेड. याद रहेगा बच्चे. यस, द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ थिंक बिगिंस विद. थिंक किससे स्टार्ट हुआ, थिंक, थ, ये थ है, ट कोई नहीं करेगा. दिस इज ट, दिस इज थ, ध्यान से. दिस इज द, दिस इज स. ठीक है, सबको पढ़ना इसीलिए बहुत जरूरी है, आपको आना चाहिए. मैं कह रही हूँ अगर चीजें अभी तक क्लियर नहीं है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टीच यू, बहुत ही मजा आएगा, है ना. सो ये चीजें क्लियर होना जरूरी है. थिंक में थ है. ठीक है, थिंक स्टार्ट्स विद वॉइसलेस डेंटल. डेंटल मतलब दांत पे जहां पे टच हो रहा है, फ्रिकेटिव, एक फ्रिक्शन बन रहा है, दैट इज थ. ठीक है, which vowel is produced with the tongue highest and front? जब टच हो रही है बताइए, दैट इज none other than I is close, high front vowel है वो, in C. C. Okay, C.
Which consonant is both nasal and bilabial? Nasal जो नाक से साउंड निकल रहा है, bilabial ल लिप्स होती हैं, लिप्स होती हैं, PYQ वीडियोस में समझाया भी था, बाय मतलब दोनों, ठीक। So it is M is produced with both lips and nasal air fall. कौन? म दोनों लिप्स भी टच हुई, नाक से भी आपकी आवाज आ रही है, ध्यान से देखो, म, वॉच मी क्लियरली, म म म, ये भी हिल रहा है, यहाँ से भी आ रही है आपकी हवा, निकल रही है यहाँ से भी, एंड ये दोनों टच हो रहे हैं, म म म अ कि कुछ साउंड भी दिखती है, दैट इज व्हाट नेजल का पता चल रहा है उससे, है ना। सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ। सो दिस इज म। Okay. Which English word has primary stress on the second syllable पे primary stress होता है? Table, table. बताइए, table. Okay. Teacher, teacher. About, about पे stress है, right? Teacher, teacher, teacher. Approx बराबर stress, right? Table, टेबल में ट आप ध्यान से बोल रहे हो, बल आप जल्दी बोल रहे हो, टेबल, 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 पे प्राइमरी स्ट्रेस है। रिवर, रिवर पे नहीं है। सो इट्स अबाउट, अ पे बहुत ही हल्का सा आपको दिखेगा, नहीं पड़ा है स्ट्रेस, प्राइमरी स्ट्रेस इज ऑन द सेकेंड सिलेबल, दैट इज बाउट। सो अबाउट, दे आर टू सिलेबल्स, ठीक है। सेकेंड सिलेबल्स क्या है हमारा, स्ट्रेस है, बाउट, अबाउट, अबाउट। कौन सा तेज आपको सुनाई दे रहा है जिसपे स्ट्रेस लग रहा है, दैट इज बाउट, ठीक है। सो द आंसर इज अबाउट। याद रहेगा ये चीजें कैसे करनी है, क्योंकि सिर्फ ऐसे ही नहीं करनी है, समझ के करनी है। नाउ इंटोनेशन का मेनली कन्वे क्या करता है, मीनिंग बियॉन्ड वर्ड्स, यस। सो इंटोनेशन एक्सप्रेस करता है कि इंसान किस एटीट्यूड में बोल रहा है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है, आप गुस्से में हैं, आप खुश हैं, आपका मूड तक बता रहा है, इमोशंस, राइट, कैसा है आपका इमोशन, कम्युनिकेटिव इंटेंट आपका कैसा है, आप मुझसे कुछ चीज मांग रहे हो, कोई फेवर मांग रहे हो आप मुझसे, ठीक है, कुछ आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, कुछ आप मुझे ऑर्डर कर रहे हो, ये सब चीजें भी हमें, ये अब ऑर्डर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये कोई बोलता थोड़ी ना मैं तुम्हें ऑर्डर कर रहा हूँ, नहीं, व्हाट डू योर बॉस सेज कि मैं तुम्हें ऑर्डर कर रहा हूँ, ये करो, नहीं, उसकी बात करने के तरीके को, वो वही चीज, वही सेंटेंस सेम जो आपका कलीग भी बोल रहा होगा, कलीग ने भी बोला, ठीक है, ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफी, ठीक है। सो आप उसको कैसे लोगे, क्या उसको ऑर्डर की तरह लोगे, नहीं, एज सच हेल्प की तरह लोगे, ठीक है, कि ये मुझसे बोल रहा है कि ले आना, ठीक है यार ले आओ, है ना, हेल्प तरह मांग रहा है। वही सेम सेंटेंस अगर वो बोले, बॉस बोले, ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफी, राइट, ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफी, सो दिस इज व्हाट, यहाँ पर वो जिस तरह से बोल रहा है, उसके बोलने के तरीके से, पिच, टोन, हाई, लो, इस सब से, इंटोनेशन से आपको क्या पता चल रहा है कि दिस इज बॉस आस्किंग फॉर, जब बॉस ऐसे बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो मुझे ऑर्डर दे रहे हैं, मुझे वो लाना ही होगा। दोस्त का आपके पास चॉइस है, लाओ ना लाओ, ठीक है, उसको कहो जाओ खुद उठ के लेके आओ, बॉस पे आप ऐसे नहीं कह रहे हैं, ठीक है। ओके, सो रेजिंग इंटोनेशन जनरली इंडिकेट करता है, रेजिंग इंटोनेशन क्या दिखाता है, यस नो टाइप के क्वेश्चन दिखाता है, यस नो क्वेश्चंस यूजुअली हैव राइजिंग इंटोनेशन, ठीक, विच याद रखोगे, यस नो टाइप में कौन सा होगा, राइजिंग इंटोनेशन होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कुछ हवा हलवा नहीं है, आई मीन दिस इज नॉट हवा, एवी नहीं छोड़ना, याद रखना है कि यस नो में क्या होगा, दैट इज क्वेश्चन टाइप ऑफ में क्या होगा, राइजिंग इंटोनेशन होगा। विच वर्ड नॉर्मली अपीयर्स इन वीक फॉर्म में, एलिफेंट, ब्यूटिफुल, ऑफ इज अ वीक फॉर्म, words like of, to, for often have weak forms in the connected speech. Mountain, इनके ऊपर स्ट्रेस ज्यादा है, लेकिन ऑफ के ऊपर कोई स्ट्रेस ढंग का नहीं होता है, आप यूजुअली सेंटेंस में बहुत जल्दी ऑफ को बोल जाते हैं, एंड अगर नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स को देखें, उनका ऑफ, फॉर, टू पता भी नहीं चलेगा, ऐसे हवा में उड़ जाएगा, सो दिस इज वीक फॉर्म, जिसके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज्यादा नहीं दिया जाता है,
right? So which linguistic introduced transformational generative grammar? Very easy, नॉम चॉम्स्की पीछे यही क्वेश्चन ऐसा ही किया था, so अब तो गलत नहीं होना चाहिए. Chomsky revolutionized modern linguistics in 1957 with syntactic structures. कौन से ईयर में? 1957 में. वर्क कौन सा है? syntactic structure. किसका है? Chomsky का. Transformational generative grammar. Now, colorless green idea, sleep furiously, was coined by. This is Chomsky. Chomsky demonstrate करते हैं कि सेंटेंस में भी ग्रामेटिकली करेक्ट हो सकता है, लेकिन सिमियोटिकली आपको ऑड लगेगा कि इसका क्या मतलब निकल रहा है, मीनिंग आप समझ नहीं पा रहे हैं, राइट? वैसा ही कुछ ऐसे में लग रहा है. ठीक. नाउ विच प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विश करती है ह्यूमन लैंग्वेज को एनिमल लैंग्वेज से? कौन सा डिस्टिंग्विश अलग करता है? बता दीजिए. साउंड? नहीं, साउंड वो भी निकाल लेते हैं, आप भी निकाल लेते हैं. बाबा, भू 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 भू, बजिंग, चर्पिंग, वो भी करते हैं, आप भी आवाजें कर लेते हो. ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, बड़ा डिफरेंस नहीं. वोकल ऑर्गन्स उनके पास भी हैं, आपके पास भी हैं. डिस्प्लेसमेंट उनके पास है क्या? क्या वो पास्ट में क्या होने वाला हुआ था, या मेमोरी, या फ्यूचर क्या होगा, बता सकते हैं? जी नहीं. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. नॉइज वो भी कर लेते हैं, आप भी कर लेते हैं, है ना? सो ह्यूमन डिस्कस पास्ट, फ्यूचर एंड इमेजिनरी इवेंट्स. एनिमल्स नहीं कर सकते ऐसा. So which of the following is not पे अंडरलाइन करना है. One of the Hawkett's design feature. So कौन सा नहीं है इसमें से? अभी पढ़ा भी था. डिस्प्लेसमेंट, प्रोडक्टिविटी, कल्चरल ट्रांसमिशन है. फोटोसिंथेसिस नहीं है. सो फोटोसिंथेसिस बायोलॉजी का है, न कि लिंग्विस्टिक्स का. विच ब्रांच स्टडी करता है मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस? जहां पर मीनिंग को स्टडी किया जाता है. देखो, मैं कीवर्ड्स को या जो मुझे मेन निकालना होता है उसको अंडरलाइन या गोला लगा दे रही हूँ, सो दैट इजिली मुझे आंसर ढूंढने में आसानी. मुझे पता हो कि मुझे इससे रिलेटेड ढूंढना है. नन अदर देन सिमेंटिक्स, है ना? मीनिंग से सिमेंटिक्स एसोसिएटेड रहता है. सो सिमेंटिक्स डील्स विद द लिंग्विस्टिक्स मीनिंग एट ऑल लेवल्स. ठीक है, याद रहेगा सबको ये बातें. ओके, आई वांट इरेजर. आई डिडंट. ओके, नो इश्यूज. ऑल इज क्लियर. नो इश्यूज. ओके, चलो. Which word begins with phoneme? थिंग 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 थिंग. ये था है. ये क्या होता है? दिस इज था. ओके, देन वी हैव दो, देन वी हैव देन. नहीं, द. देन किससे स्टार्ट हो रहा है? द से. ठीक. एंड दो, 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 दो. दिस, दिस, दो. थिंक है जो थ से स्टार्ट हो रहा है, तो थ इज द वॉइसलेस डेंटल फ्रिकेटिव एज इन थिंक. कौन क्या है ये निकालना बहुत इजी होता है. ट्रिक्स टिप्स होते हैं जिससे आप पूरा चार्ट बनाकर याद करते हैं. अगर सीखना है तो बता देना कमेंट्स में. ठीक है. सो 59 to 66 आर्टिकुलेटर्स, कॉन्सोनेंट्स एंड फनीम थ्योरी देख लेते हैं. विच वर्ड्स बिगिंस विद द फनीम द? द से कौन सा बिगिन हो रहा है? थिन. थ से हो रहा है. गलत हो जाता है. था पिछले वाले में आता तो ये सही होता है. था से बिगिन हो रहा है. लेकिन अब क्या बताना है? द बताना है. द से, द से. थम, ध से हो रहा है, ये भी गलत. दिस, द से हो रहा है. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. और थ्री, थ से हो रहा है, ये थ से, थ से. तो ये भी गलत हो जाता है. थ्री किससे होता है? थ से होता है. थ्री, थ्री, थ. ठीक. दिस, द से. दिस, द, दिस. ठीक. सो आपको इसमें ऐसे देखना है. डोंट लाफ एट दिस. ओके, आपको हंसना नहीं है इस चीज पे, आपको ऐसे ही पढ़ना है इसको. दिस इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज. एक्चुअल में परफॉर्म करके आपको अपने माउथ है, आपके पास लिप्स है, आपके पास दांत है, सब है. यूज दैट, राइट? सो ऑफ कोर्स दिस इज द वॉइस डेंटल फ्रिकेटिव. देखो, वॉइस है, वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करती हैं. हम यहाँ हाथ रखेंगे, आपको एक वाइब्रेशन सा फील होता है. ठीक है. एंड साथ में और क्या होता है? आपको डेंटल मतलब दांतों को टच कर रहा है. दिस, दिस. अपर टीथ को देखो टच करिए आपके कान. दिस, 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 है ना? यस.
Now, which organ close the nasal passage during oral sounds? This is velum या soft palate कहते हैं. ये oral sounds produce करते वक्त आपके nasal passage को close करती है. So the raised velum block करता है air flow into the nose during the oral sounds. This is none other than soft palate. and ये distinctive feature है, ये important होते हैं. Make a star. ठीक. The consonant n occurs in which words? Ring, ing. ठीक है. गोच में नहीं है. टेबल न. पेन न है. अंग. So ring, ing, इसमें अंग अंग लग रहा है. Is the velar nasal heard ring, sing? Sing में होता है ना? Ting ting. Okay. Now, which of the following is a bilabial nasal? Bilabial दोनों lips, nasal nose. ठीक. So क्या है इसमें से? None other than म. अभी पढ़ा भी था म. nasal से भी निकला है, दोनों lips भी म. ठीक है. म is produced with both lips and nasal airflow. ये तो हमको पता है. Okay. A phoneme is smallest meaningful unit. Meaningful unit क्या होती है? Morpheme होती है. Small distinctive unit. पिन को बिन से टिन से distinguish करने वाली unit. Yeah, correct. So this is small distinctive sound unit. Changing one phoneme changes meaning. Pat, bat. प और ब. प से पा को रिप्लेस किया ब से, दूसरे phoneme से, and meaning change हो गई. Sorry, word भी change हो गया. Right? One phoneme change कर देता है आपकी बाकी meaning को. So अब बताइए, an allophone is, allophone क्या होता है? जहां वेरिएंट दिखे, that is the correct answer. वेरिएशन या वेरिएंट of the same phoneme. वेरिएंट प्रोनाउंसिएशन किसी सेम phoneme का वेरिएंट प्रोनाउंसिएशन, जैसे कि प का ही फ हो जाए. राइट. सो विच पेयर एस्पिरेशन लगा जाए पी के ऊपर छोटा सा एच. So which pair forms a minimal pair? Minimum pair मतलब कि छोटे से phoneme change का, one change का ही आपको की वजह से changes आ जाए. So pin bin yes इसमें दिख रहा है. Sing singing नहीं, बड़ा हो गया. Cat cats नहीं होगा. Go went नहीं होगा, form change हो रहा है. They differ in only one phoneme, that is p versus b. Okay. Which vowel is closed front vowel? Closed front vowels कैसा है? कौन सा वाला है? आई, ई बड़ा वाला, सी. ठीक है. हाई क्लोज फ्रंट. ठीक है. क्लोज हाई फ्रंट ये सब कैसे जानते हैं? कौन सा होता है? टेबल बना के याद करते हैं. अगर आपने किया है, वेरी ग्रेट, वेरी गुड. नहीं किया है, लेट मी नो, आई विल डू दैट फॉर यू. 67 to 75 vowels, consonants and branches of phonetics. चलो बता दो. So which vowel is a close back rounded vowel? Close back rounded कौन सा है इसमें से? ऊ, बड़ा वाला. ऊ is, food is closed black and rounded. Consonant कौन सा? Alveolar stop है. Alveolar stop कौन सा इसमें? T. T is produced by the tongue touching the alveolar ridge. जो आपके दांत पीछे देखिए, दांत के ऊपर एक रिज दिख रही होगी, ऐसे लाइन होती है, ऐसे बनता है. एक दांत के ऊपर ऐसे 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 दिख रहा हो. ठीक है. दिस इज व्हाट? एल्वियोलर रिज. ऊपर देखो, जस्ट दांत के ऊपर टच करो, ऐसे पूरा फील होगा. ठीक. ओके. Which consonant is labiodental fricative? Labiodental fricative कौन सा है बता दो. So labiodental मतलब क्या हो गया? Lips plus dental मतलब दांत. Fricative friction produce कर रहा होगा, that is V. V is lower lip and upper teeth. Which consonant is a post alveolar fricative? This. Sh. Sh in ship. ठीक है. ओके. ना प्राइमरी फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस, ये सब पूरा चार्ट बना के याद किया जाता है, तो आई होप आपने वो किया होगा. ओके. सो व्हिच द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस इज? एपिग्लॉटिस का प्राइमरी फंक्शन क्या है? क्लोजिंग द विंड पाइप ड्यूरिंग swallowing. बना कि हमारा खाना जो है वो चला जाएगा हमारी विंड पाइप में, इस वजह से उसको क्लोज किया जाता है. क्लोजिंग द विंड पाइप ड्यूरिंग swallowing. ठीक.
It prevents food from entering the trachea. ठीक, बिल्कुल. Important and good question. Which branch of phonetics study करता है कि कैसे sounds are physically produced? Physically produced articulatory physical properties of sounds हम इसमें study करते हैं. It examines movement of speech organs during the speech production. Which branch study करता है physical properties of sound wave? Physical properties साउंड वेव्स की कौन करता है? दैट इज अकाउस्टिक फोनेटिक्स. ठीक है, एनालाइज करता है फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड साउंड वेव के प्रॉपर्टीज को. विच ब्रांड स्टडी कर रही है हाउ लिसनर्स जो हैं परसीव करते हैं साउंड को. दैट इज नन अदर देन ऑडिटरी फोनेटिक्स. इंपॉर्टेंट है ये सारे. क्या होता है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स? फिजिकली साउंड को, फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ साउंड को देखे. अकाउस्टिक्स क्या होता है? जो कि आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज साउंड वेव्स की देखे. फिर उसके बाद आपका आ जाता है जो देखे कि कैसे परसीव हो रहे हैं, यानी कि ट्रांसमिशन और ये सब कैसे हो रहा है साउंड का. दैट इज व्हाट इज ऑडिटरी. कैसे? आखिरी में. अच्छा, परसीव आप आखिरी में करते हो. ओके, सो परसीव कैसे कर रहा है साउंड को, दैट इज व्हाट auditory phonetics. So auditory phonetics focuses on how the ear, brain जो है ear सुनेगा, फिर brain में instruction जाएगा, कैसे perceive हो रहा है आपका speech sound. पूरा कौन चेक कर रहा है? auditory phonetics study करता है. Which statement correctly distinguishes phonetics को phonology से कौन distinguish? Obviously लॉजी जहाँ होता है वो स्टडी हो जाती है. ठीक है, सो फोनेटिक स्टडी मीनिंग्स, फोनोलॉजी स्टडी ग्रामर. ऐसा नहीं है, दोनों के बीच में इतना डिफरेंस नहीं है गाइस. मीनिंग कौन स्टडी करता है? दैट इज सिमेंटिक्स, नॉट फोनेटिक्स. ठीक, फोनेटिक्स स्टडी स्पीच साउंड्स फिजिकली, phonology study the function in a language. Yes, so phonetics physical production, transmission, perception ये सब देखता है. phonology organization, patterning of sounds की पूरी study है. ठीक है, okay. नेक्स्ट 76 to 80 कर लेते हैं. A syllable must contain at least one. एक one क्या होना चाहिए हर syllable में? vowel या syllabic sound. So vowel और syllabic sound, every syllables के पास, हर एक syllable के पास एक nucleus होता है. उसको हम vowel कहते हैं या फिर syllabic consonants कहते हैं. अगर पूछे nucleus क्या होता है, that is vowel. So which word has only one syllable? एक syllable किस में दिख रहा है बताना. ब्यूटीफुल में, टेबल में, स्ट्रेंथ्स में. स्ट्रेंथ्स में क्योंकि एस जो है इज मोनोसिलेबिक डिस्पाइट इट्स मेनी कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, क्या है? सिलेबल एक ही है, स्ट्रेंथ्स. ओके, व्हिच वर्ड हैज 3 सिलेबल्स? 3 सिलेबल्स किस में दिख रहे हैं इसमें से? कैट, टीचर, टीचर, टीचर. इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट में 3 है. टीचर, बुक, बुक एक दिख रहा है. ठीक है, सो इम्पोर्टेंट में 3 दिख रहा है. ठीक, नाउ वर्ड स्ट्रेस रेफर्स टू वर्क स्ट्रेस. किस वर्ड पे आप स्ट्रेस कर रहे हो? वो क्या है? लाउडनेस गिवन टू वन सिलेबल. यस, स्ट्रेस देते हो, लाउडनेस देते हो उसको एक किसी सिलेबल को, दैट इज स्ट्रेस. लाउडनेस गिवन टू वन सिलेबल. वन सिलेबल इज प्रोड्यूस्ड मोर prominently than the others in a word. उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं. ठीक है, और जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं उनका आपको स्ट्रेस वीक दिखेगा, बल्कि वीक फॉर्म्स दिखेंगे. एंड आपका ज्यादातर कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स होता है. आपके में ज्यादा स्ट्रेस देते हो आप, बिकॉज यू आर नॉट अ नेटिव स्पीकर. ठीक है, विच वर्ड हैज स्ट्रेस ऑन द सेकेंड सिलेबल? टेबल नहीं है, अबाउट पे है, एंड ये हम कर भी चुके हैं. सो वेरी इजी पीजी. नाउ रिवाइज Pocket K13 design features. Shishore language. Ferdinand de Shishore ने क्या दिया है? Lang and parole दिया है. Lang is what? जो सारी तुम्हारे पास grammatical knowledge, rules, regulations हैं, उसका actual use is parole, और वही Chomsky ने दे दिया. So competence हो गया, that is the knowledge वाला part, और performance जो actual use आप करके दिखा रहे हो. You question ऐसे भी आ सकता है, मैच करो इनको तो कि कौन से सिमिलर होते हैं या क्या मीनिंग सेम करने
कन्वे करते हैं. सो लैंग का मैच कॉम्पिटेंस से होगा, परोल का मैच परफॉर्मेंस से होगा. ठीक है, फर्नांडीज, शोर और चॉम्स्की के इन फिनोमेना का, इन वर्ड्स का मैच आ जाता है कभी कभी कि ये किससे मिलता जुलता है और ये किससे मिलता जुलता है. सो याद रखना है, लैंग किससे मिलता जुलता है, कॉम्पिटेंस से. परोल किससे, पीपी से मिलता जुलता है. याद रहेगा, परोल परफॉर्मेंस से, पीपी से. ठीक है, आईपीएस सिंबल्स फॉर इंग्लिश साउंड्स इंपॉर्टेंट है. इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशंस. स्ट्रेस पैटर्न्स ऑफ कॉमन इंग्लिश वर्ड्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट. कि स्ट्रेस पैटर्न का क्या है, किसमें 3 सिलेबल्स हैं, किसमें 2, 1 सिलेबल है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है. ये शब्द दे देंगे कितने सिलेबल्स हैं उसमें. नेक्स्ट, which word has stress on the first syllable? First syllable पे किस पे stress है बताओ. Teacher, teacher, okay. Begin, begin, begin पे आपका है, okay. Around, इसमें बहुत जल्दी निकल गया. राउंड पे आपका सिलेबल है. ठीक है, बहुत जल्दी निकल गया, राउंड पे आपका सिलेबल है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. सो इसमें आपका सेकेंड वाले सिलेबल पे ज्यादा है. टीचर में टी पे है एंड शर आपका जल्दी वीक फॉर्म में निकल जाता है, जल्दी. सेकेंड सिलेबल. फॉरगेट, फॉरगेट, दिस इज क्वाइट इक्वल, है ना. Okay, so its answer is teacher. Now in English, nouns of 2 syllables, 2 syllable के noun usually have stress on the first syllable. 2 syllable के noun के पास table, window, doctor, इन सब में देखो DOC कैपिटल में लिखा है. They all are what? They all are stressed. First syllable जो है वो क्या है, stressed है. Okay. 2 syllable verbs usually carry stress on the, दो syllable के verb होते हैं, उनका stress हमेशा ज्यादातर कहाँ होता है, second syllable पे. ये चीजें याद रखनी है कि noun of 2 syllables, 2 syllable का noun जो होगा उसके पास कितने first syllable पे ज्यादातर stress होता है, किस पे, पहले syllable पे. 2 syllable verb अगर है, 2 syllable noun है तो किस पे हो रहा है, 2 syllable noun है तो पहले पे हो रहा है. 2 syllable verb है तो किस पे हो रहा है, सेकेंड पे हो रहा है. सो begin, देखा, हमने देखा था कि गिन बाद में आ रहा है. रिलैक्स, लैक्स पे आ रहा है. अराइव, राइव, रा पे, राइव पे आ रहा है, राइव पे. ठीक है, दैट इज व्हाट, स्ट्रेस. ड्राइव क्या है, स्ट्रेस है. लैक्स स्ट्रेस है. बिगिन, गिन स्ट्रेस है. रिलैक्स, रिलैक्स, लैक्स स्ट्रेस है. अराइव, राइव, राइव पे स्ट्रेस है. ठीक है ना. तो जब 2 सिलेबल का नाउन है तो पहले सिलेबल पे स्ट्रेस लग रहा है, जब 2 सिलेबल का वर्ब है तो सेकेंड सिलेबल पे स्ट्रेस लग रहा है. इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. Which sentence normally has falling intonation? Yes no में क्या था, rising intonation था. Yes no में क्या था, question type में क्या था, rising intonation था. Falling intonation क्या है, she has finished her work. Yes, this is falling intonation. Statement generally end with falling intonation, right? Are you cover? Did he arrive? Really? ठीक है. Rising intonation is commonly used in तो ये राइजिंग इंटोनेशन है जो कहाँ ज्यादा आपको यूज दिखता है इसका. सो दिस इज यस नो क्वेश्चंस में. कहाँ पर, यस नो क्वेश्चंस में राइजिंग इंटोनेशन है. अभी पढ़ के आ रहे हो, याद रखोगे. एंड फॉलिंग इंटोनेशन किसमें है, शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, इसमें क्या है, फॉलिंग इंटोनेशन है. रियली क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा, राइजिंग इंटोनेशन. डिड ही अराइव, क्वेश्चन है, फॉलिंग, राइजिंग. आर यू कमिंग, राइजिंग इंटोनेशन. ठीक है, शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, फॉलिंग इंटोनेशन. याद रहेगा, क्वेश्चन वाले, यस नो क्वेश्चन वाले कैसे हैं, राइजिंग इंटोनेशन. फॉलिंग, राइजिंग इंटोनेशन, फॉल राइज दोनों हो रहा है. डाउट है, रिजर्वेशन है या पोलाइटनेस है. अ कॉमन यूजीसी नेट कंसेप्ट है ये.
ठीक है, सो याद रहेगा सबको? यस. Now moving on to 87 question, and that is, which of the following usually has a weak form of connected speech? किसके पास weak form of connected speech होता है, weak होता है? ऑफ कोर्स अभी हम पढ़ चुके हैं, दैट इज ऑफ फॉर टू. ये बहुत ही जल्दी आप देखते हो, इनकी इतनी ज्यादा स्ट्रेस नहीं दी जाती है. विच इज अ कंटेंट वर्ड. कंटेंट वर्ड क्या है? ब्यूटिफुल. या क्या है? नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स. ये क्या होते हैं? कंटेंट वर्ड्स होते हैं. कौन से होते हैं? आपका नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया. ठीक है, जो हमारे उसको निखार रहा है, दैट इज कंटेंट वर्ड्स. कंटेंट दे रहा है, पता चल रहा है कि वो इंसान क्या है? ब्यूटीफुल है. रिया इज ब्यूटीफुल. रिया इज ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल कंटेंट वर्ड क्यों है? क्योंकि वो बता रहा है कि रिया कैसी है? ब्यूटीफुल है. हाँ. वीक फॉर्म्स आर मोस्टली फाउंड इन. वीक फॉर्म्स कहाँ ज्यादातर मिलेंगे? फंक्शन वर्ड्स, जैसे कि जो सिर्फ एक फंक्शन परफॉर्म करे हैं, जो सिर्फ कुछ बयां करने के लिए सिर्फ उसका हेल्पिंग वर्ब्स टाइप. ठीक. आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, ऑक्सिलरी, कंजंक्शंस, प्रोनाउंस, ये सब क्या है? वीकेंड इन कनेक्टेड स्पीच. ओके. क्योंकि इनका खुद का मीनिंग नहीं निकल रहा है, ये दूसरों के लिए आ रहे हैं. सो लिंकिंग ऑफ वर्ड्स इन कॉन्टिन्यूअस स्पीच इज कॉल्ड. कॉन्टिन्यूअस स्पीच में लिंकिंग ऑफ वर्ड्स क्या होता है? कनेक्टेड स्पीच. कनेक्टेड स्पीच. कनेक्टेड स्पीच पढ़ रहे हो इतनी देर से, होता क्या है? लिंकिंग ऑफ वर्ड्स इन अ कॉन्टिन्यूअस स्पीच इज कनेक्टेड स्पीच. होप दिस इज क्लियर. रैपिड स्पीच. इन रैपिड स्पीच, जल्दी में, डोंट यू is often pronounced approximately as. दम तो नहीं प्रोनाउंस किया किसी ने भी, आई थिंक, है ना? डोंट यू, डो तू बोला किसी ने? नहीं बोला. डोंट यू, डोंट यू. यस. डोंट यू, डोंट यू. ओके. डोंट यू. इतना वेट करके जल्दी में बोला है उसने रैपिड स्पीच में, तो इतना वेट करके हम नहीं बोल रहे हैं. ठीक है, सो डोंट यू. So Donsha is example of connected speech and coalescent assimilation. Okay. Now, which feature changes one sound because of the neighboring sound? बगल वाले sound की वजह से अगर आप change कर रहे हो, that is assimilation. Green park may sound like green park. ठीक है, green park. नहीं समझ में आ रहा है कि green की जगह सुनाई शायद दे ग्रीन पार्क बिकॉज ऑफ द बगल वाला नेबरिंग वर्ड. ठीक, उसको हम क्या कहेंगे? एसिमिलेशन कहेंगे. Now, which feature refers to omission of a sound in rapid speech? Omission sound का rapid speech में क्या है? That is elision. याद रखोगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. रैपिड स्पीच में जब जल्दी आप बोल रहे हो तो आप ओमिशन कर देते हो कुछ साउंड्स का. आप पूरा पूरा नहीं बोलते हो, कुछ शब्द अंदर ही खा जाना. जब बहुत जल्दी 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 बोल रहे हो, सुनाई नहीं देता है इंसान को पूरा का पूरा. दैट इज इलीजियन. ठीक है, याद रखेंगे. एसिमिलेशन क्या है? वन साउंड का जो आपको फीचर चेंज दिख रहा है बगल वाले की वजह से, दैट इज एसिमिलेशन. ठीक है, उसने एसिमिलेशन किया है. देन एलिशियन क्या है? जब ई से एलिशियन, ई से ओमिशन कर दोगे. ठीक है, मतलब ई से एलिशियन, ई से मतलब होता है एलिमिनेट, है ना? तो वही कर दो, ओमिट, ओमिट. Now, next day को आपने जल्दी जल्दी में बोल दिया next day. You know, she's coming next day. I'm happy with and I have a lot of work with her. We'll be working. Okay, so हमने next day को बहुत जल्दी next day बोल दिया, right? Next day. ST नहीं आया, next day. है ना? बहुत जल्दी में हो गया. Okay, that is what is elision. जब मैंने किसी को eliminate, omit कर दिया. Okay, which piece insert an extra. अब वहाँ हटा रहे थे. यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर रहे हैं. एक्स्ट्रा साउंड बिटवीन द वर्ड्स फॉर इजियर प्रोनाउंसिएशन. दैट इज ऑफ कोर्स इंट्रूशन. अब इंट्रूशन क्या हुआ? देखो, इन मतलब डालना, डाला है हमने उल्टा. आउट किया था उसमें, एलिमिनेट किया था. यहाँ क्या कर रहे हो? इन कर रहे हो, डाल रहे हो. इंट्रूशन. सो लॉ, ऑर्डर, लॉ, ऑर्डर इन सम एक्सेंट्स क्या होते हैं? इंट्रूशन होते हैं, right? Now, in English rhythm, stress syllables occur at roughly. इंग्लिश रिदम में स्ट्रेस सिलेबल ज्यादातर कहाँ आते हैं? इक्वल टाइम इंटरवल्स में. इंग्लिश इज कंसिडर्ड स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज. क्वेश्चन आता है अलग से कि इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज अ स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज. स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज.
Which language type best describe English stress time language? क्वेश्चन आता ही नहीं, आप भी गया, राइट? सो स्ट्रेस पैटर्न शेप करते हैं हमारे इंग्लिश की रिदम को, किस कहाँ कब स्ट्रेस लग रहा है एंड उसका टाइम जो होता है लगता है फिक्स होता है, दैट इज सो यू ओके पीवाईक्यू पे बेस्ड है। इंटोनेशन प्राइमरी कन्वे क्या करता है? इंटोनेशन क्या सिर्फ ग्रामर रूल्स बता देता है? जी नहीं, अभी हमने क्या क्या उसके बारे में पढ़ा था, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम किस तरीके से बोल रहे हो, टोन क्या बोल रहे हो, तुम्हारा इमोशन क्या है, सब पता चल जा रहा है। तो स्पीकर का एटीट्यूड एंड इमोशन इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। So, which sentence is most likely to end with a rising intonation? Question वाले sentences जरा देखिए। I finished the book. ये क्या है? Rising intonation है या falling? Falling. So why are you going? Why are you going? Is this your pen? He lives in. He lives in नहीं होगा, ठीक है? Yes no questions. Is this your pen? इसमें क्या वो बोलेगा? Yes या बोलेगा no? तो यही है हमारा राइजिंग इंटोनेशन। ये क्वेश्चन है वेयर आर यू गोइंग, बट इसका आंसर जो होगा वो एक्सप्लेनेटरी होगा। सो दिस इज नॉट राइजिंग इंटोनेशन। यस नो, इज दिस योर पेन, आप बोलोगे यस दिस इज माय पेन या फिर नो, ठीक है? सो दिस इज व्हाट, दिस इज यस नो क्वेश्चन जनरली एंड होता है राइजिंग टोन के साथ, हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक? नेक्स्ट एंड 99 क्वेश्चन, आपके लास्ट के 2 क्वेश्चन जो कि बचे हैं। सो 99 रीजन आपका है, असर्शन पढ़ो पहले। एवरी सिलेबल हैज अ न्यूक्लियस, हर सिलेबल के बाद एक न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल होता है। वोवेल होता है, बिल्कुल होता है। न्यूक्लियस इज यूजुअली अ वोवेल, अरे हाँ या सही बोल रहे हो आप। सो बोथ आंसर इज करेक्ट, दोनों ही बातें सही हो जाती हैं। Okay, so yes, a syllable is what? Syllable is built around a nucleus, which English is typically, English में वो vowel होता है. So every syllable has a nucleus because the nucleus is usually a vowel, और vowel क्या है? सब में होता है. So this is the correct explanation. I hope this is very much clear to everybody. Now, 100th question and the last question in front of you is this. क्या है ये? English has fixed stress on the final syllable. English क्या फिक्स कर दिया है स्ट्रेस फाइनल सिलेबल पे? बताओ। नहीं भैया, कभी आगे लगता है, कभी पीछे लगता है, कभी मिड में लग जाता है। सो यस, इंग्लिश स्ट्रेस इज वेरिएबल एंड मे डिस्टिंक्ट मीनिंग। जी हाँ, वेरिएबल होता है, अलग अलग जगह कहीं भी लग सकता है और उनकी मीनिंग बदल भी चल जाती है। कहाँ स्ट्रेस लग रहा है उससे मीनिंग बदल जाती है, आगे लग रहा है पीछे लग रहा है उससे मीनिंग बदल जाती है। स्ट्रेस इज नॉट इम्पोर्टेंट इन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपका इमोशन, आपकी पोजीशन, सब तो वो दिखा रहा है। So it is very important. Every syllable has equal stress. Equal stress नहीं होता है हर एक का। क्या equal होता है? नहीं, किसी पे ज्यादा स्ट्रेस होता है, किसी पे लेस स्ट्रेस होता है, किसी पे स्ट्रेस ही नहीं होता है। English has variable stress. Stress placement can change meaning और grammatical category. Record. Record जब noun होगा तो हमने बोला था, है ना, आगे लग रहा है, बट जब वर्ब है तो कहाँ लग रहा है? सेकेंड सिलेबल पे लग रहा है, दैट इज रिकॉर्ड। ओके, वर्ब हो गया, राइट? सो लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज है। इसको हम प्रूव भी करते हैं ऑक्सिलरी से, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, लैब होता है, साइंटिफिक स्टडी होती है, पूरा प्रॉपर आपको बनाया जाता है, राइट? फ्रॉम हाइपोथेसिस टू ऑब्जर्वेशंस, रिजल्ट्स, ये सब होता है। सो दिस इज व्हाट? साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। फर्डिनेंड डी शोशोर ने लैंग और पैरोल सिग्निफाइड का कंसेप्ट दिया था। लैंग का मतलब होता है जो भी ग्रामेटिकल रूल, सेंटेंस है, सब कुछ हमारे पास जिसकी नॉलेज है, एक्चुअल यूज करोगे दैट इज व्हाट एज पैरोल। उसको लैंग क्या होता है? पूरी नॉलेज सिस्टम और ये सब, दैट इज कॉम्पिटेंस चॉम्स्की का। और पैरोल किससे मैच करता है? पीपी से। पैरोल परफॉर्मेंस से मैच करता है, ये मैच करने के लिए भी आ जाता है। सिग्निफायर क्या होता है? वो जो मेरे मन में चल रहा है, जो मैं कन्वे करना चाह रही हूँ, एंड वो जो कन्वे कर दे रहा है, दैट इज ट्री, दैट इज व्हाट? वो जो सिंबल है, दैट इज सिग्निफाइड। एंड यूनिवर्सल ग्रामर क्या होती है? जो दी है 1957 में हमारे नॉर्म चॉम्स्की में, कि इनेट कैपेसिटी होती है ह्यूमन बीइंग्स की साउंड्स और ये जो नॉलेज है